इज रजिस्टर्ड इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। 173 जो है इसके लिए प्रोवाइड करता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इंफॉर्मेशन मिलेगी, देन हाउ इट इज टू बी रिकॉर्डेड, है ना, कैसे रिकॉर्ड करी जानी, उससे रिलेटेड प्रोसीजर क्या है जो है वो 173 जो है डील करता है। इफ इट इज नॉट रिकॉर्डेड तो सब सेक्शन 4 है वो बताता है कि भाई आप क्या करेंगे, बाय पोस्ट रिटन सबमिशन देंगे, किसको, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, कंसर्न सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप रिटन सबमिशन देंगे। दैट इज ऑल दैट वी हैव known so far. But imagine a situation where there is delay in registration of FIR. क्या होता है, डिले हो जाता है। आज घटना हुई, आप 1 महीने बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसकी FIR दर्ज कराते हैं। So there is delay in registration of FIR. What is the effect of it? क्या होगा? तो देखो मैं बताता हूं, देखो पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे ही डिले होगा, कहानी में कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, कंकॉक्शन, कहानियां गढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो रियल वर्जन है वो कब निकल करके आएगा, जैसे ही घटना हुई आप तुरंत पुलिस स्टेशन गए और आपने तुरंत के तुरंत उस घटना को लिखवाया, देन देयर आर लेस चांसेस कि कंकॉक्टेड स्टोरी, बनी हुई स्टोरी हमारे सामने आए, इसके बहुत कम चांसेस है। बट एज द डेज पासिस, you let the time pass and you come to the court, come to the police station for the purpose of registration of FIR with huge amount of delay. There are chances that there will be exaggeration in the story, in the narration. Colored version जो है वो हमारे सामने आएगा। तो इसी पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए जनरली बोला जाता है कि आप डिले कॉज ना करें, जितना जल्द से जल्द हो सके उतने जल्दी ही आप FIR करें। अच्छा मान लीजिए फिर भी डिले हो गया, तो भाई बोला गया कि अगर आपका जो डिले है वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन्ड करा गया है, द डिले हैज बीन एक्सप्लेन्ड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, इट अमाउंट्स टू नो इफेक्ट अपॉन द क्रेडिबिलिटी ऑफ FIR। फिर शंका की उतनी गुंजाइश नहीं रहेगी। भाई आपसे पूछा गया, आपने बताया कि भाई इस वजह से डिले हुआ है, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन दी हॉस्पिटल आफ्टर द इंसिडेंट एंड there's no other person who has witnessed the fact of the commission of crime, so but nobody knew about it. I am the only person who knew about the commission of this offense, and hence I have come before the police station after this much of delay, which you are explaining in a very satisfactory manner. तो फिर ऐसे डिले से कोई प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। बट वेयर देयर इज अनड्यू डिले, इट इज फैटल टू द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। वो प्रोसिक्यूशन के केस के लिए बड़ा ही घातक हो जाता है। भाई पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि आखिर इतना डिले हुआ क्यों, और अगर उसको साबित नहीं किया गया तो इट विल गो इन द फेवर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। ये जो स्टोरी है वो कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है, बनाई गई रची गई कहानी है। ये सारी बातें जो है वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। बेल के लिए ग्राउंड बन सकता है कि देयर इज डिले इन FIR, दैट इज व्हाई द बेल कैन बी ग्रांटेड। आ रही है बात समझ में? तो डिले जो है वो आपको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन करना होता है। तो इट इज ऑल अबाउट डिले, कि हमें इतना पता होना चाहिए कि डिले का प्रभाव होता क्या है। ठीक है, लिख लीजिएगा जरा, डिले इन फाइलिंग FIR। जो बातें मैंने बोली है मैं जस्ट उन्हीं को आपको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो आपको ये 2-4 लाइनें आप लिख देंगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आंसर। ठीक है, लिख लीजिएगा जरा। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉन्कॉक्शन, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉन्कॉक्शन। आवाज तो क्लियर है ना? मेरी वॉइस जो है क्लियर है या नहीं, एक बार बता दो जरा। बहुत बढ़िया। Full stop. Delay in filing FIR is likely to create
delay in filing FIR is likely to create scope of exaggeration scope of exaggeration or introduction of colored version of the prosecution or introduction of colored version of story by prosecution पैरा चेंज करके लिखिएगा आगे. If delay in filing FIR is satisfactorily explained, it does not lose its evidentiary value. वो अपनी evidentiary value को नहीं छोड़ता है. अब evidentiary value क्या होती है वो हम जानेंगे आगे जाने. It does not lose its evidentiary value. Full stop. But undue delay is fatal to case. Now the question comes, मान लीजिए there is delay in registration of FIR. बहुत डिले हो गया, 1 महीने का, 2 महीने. There is huge delay in registration of FIR. Can this delay be considered as a ground for quashing the FIR? Quashing मतलब FIR को खत्म करना, खारिज करना. कहाँ करवाते हैं आप? उसके लिए हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं अंडर सेक्शन 528. प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी सेक्शन 482, अभी 528 हो गया. एक बार चेक कर लेना 528 के मेरे समझ, एक बार देख लीजिए. तो क्वासमेंट ऑफ FIR क्या उसके लिए मूव कर सकते हैं? तो मैं उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर क्वासमेंट ऑफ FIR. केवल कि डिले हो गया इस वजह से FIR क्वास कर देंगे आप, ऐसा नहीं किया जा सकता. केवल ये ग्राउंड नहीं हो सकता. ठीक है, तो आप केस का नाम लिख लीजिएगा, जगदीश राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. State of Rajasthan, 2004 judgment it is. It cannot be quashed only on the ground of delay. It cannot be quashed only on the ground of delay by High Court under section 482. now it is 528. 482 ब्रैकेट में आप 528 BNSS लिख सकते. without going into the reason for being late. Without going into the reason for being late.
अब क्वासमेंट ऑफ एफआईआर जो होता है सेक्शन 528 या 482 ऑफ सीआरपीसी, उसको हम लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे, जब हम उस प्रोविजन तक पहुंचेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। बट अभी आप स्टार मार्क करके एक चीज लिख सकते हैं कि जो 528 या 482 ऑफ सीआरपीसी था वो इसलिए था कि आप एफआईआर को, उसमें और भी पावर्स है। 520 टॉक्स अबाउट इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर के बारे में बात करता है। जहां पर प्रोसीजर प्रेसली नहीं दिया गया होगा वहां पर आप उन इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन उन्हीं पावर्स के जरिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप एफआईआर को क्वाश करा सकते हैं। देयर इज नो अदर वे। मैं बताऊं, एफआईआर हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रायल पर केस जाएगा ही जाएगा, चार्ज फ्रेम होंगे ही होंगे। हाँ, हो सकता है भाई कोई चार्ज ही ना बने, तब फिर बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर एफआईआर को खत्म कराना है तो लोअर कोर्ट्स के पास में एफआईआर को खत्म करने की कोई पावर नहीं है। वंस दी एफआईआर इज रजिस्टर्ड, ना ही पुलिस ऑफिशियल्स के पास, एग्जीक्यूटिव के पास में, और ना ही आपका लोअर सबऑर्डिनेट जुडिशरी के पास में, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास में ये पावर है कि वो एफआईआर को खत्म कर पाए। एफआईआर को क्वाश कराने का केवल एक ही तरीका है, टू अप्रोच द हाई कोर्ट एंड इन्वोकिंग द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को आप इन्वोक करिए, ठीक है। तो वहां पे आप लिख लेना अंडर सेक्शन 528, एक बार देख लेना जरा, क्रॉस चेक कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। 528 ही है ना, बार बार आपको बता रहा हूँ, नॉट श्योर ऑफ द सेक्शन, ऐसा लग रहा है, हाँ 528। चलिए, अंडर सेक्शन 528 an FIR which is baseless and false, which is baseless and false, can be quashed by High Court, can be quashed by High Court on application of the person, on application of the person against whom it is registered, against whom it is registered. Against whom it is registered. ठीक है। अभी हमने बात करी कि अगर डिले होगा तो जो एविडेंसरी वैल्यू होगी उसकी, वो एविडेंसरी वैल्यू पर अगर आपने सेटिस्फैक्टरी तरीके से डिले को एक्सप्लेन कर दिया तो एविडेंसरी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अदरवाइज वो अपनी एविडेंसरी वैल्यू को लूज करता है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर को आप कैसे एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एविडेंस के नज़रिए से उसकी क्या वैल्यू होती है, उसको जो है हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो लिख लीजिएगा एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। तो मैं ये बात तो आपको बार बार बता चुका हूं कि एफआईआर जो है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। एफआईआर इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो ये बात तो आप लिख लीजिए, सबसे पहले यही बात लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा एविडेंसरी वैल्यू में, नॉट, इट इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस। कि भाई कोई ठोस सबूत नहीं है कि क्राइम कमिट हुआ है। एफआईआर जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, अब इसके बेसिस पर जो है एविडेंस का कलेक्शन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। एफआईआर पर से कैन नॉट बी सेड टू बी अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं। बट इसी में आगे लिखिएगा, बट इट कैन बी यूज्ड, but it can be used to corroborate or to contradict
इट कैन बी यूज टू corroborate और टू कॉन्ट्राडिक्ट। corroboration का जो है सेक्शन एविडेंस के एक्ट के अंदर बता रहा हूं मैं आपको, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आपको ये 151 में मिल जाएगा। corroboration के लिए 151 नहीं होना चाहिए, 161 होना चाहिए, 161 या 163 होना चाहिए, 163 नहीं सही लिखा हुआ है, 163 होना चाहिए। और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आपका सेक्शन 151 हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है corroboration, क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन, वो मैं आपको बताता हूँ। ये 163 या 151 किसका अलग लिखवाया मैंने आपको, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लिखवाया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 163 एंड 151, कॉन्ट्राडिक्शन एंड corroboration। मान लीजिए आप अपने FIR रजिस्टर करा दी, अब ट्रायल पे केस गया, तो आप कोई टेस्टिमनी दे रहे हैं, यू आर द कॉम्प्लेनेंट, यू आर द इन्फॉर्मेंट एंड यू आर अपीयरिंग एज अ विटनेस बिफोर द कोर्ट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब बोल सकते हैं, साहब देखो जो ये जानकारी यहां दे रहा है यही उसने FIR में भी बोला था। तो योर टेस्टिमनी इज corroborated बाय द स्टेटमेंट गिवन इन द FIR और द इंफॉर्मेशन गिवन इन द FIR। तो इट इज corroboration, आपकी एक टेस्टिमनी को दूसरे डॉक्यूमेंट से क्या कराना, संपुष्ट कराना, सप्लीमेंट कराना, इसको बोलते हैं हम corroboration। देखो ऐसा यहां पर भी बोला, यहां पर भी बोला, इसको हम बोलते हैं corroborate कराना। तो corroboration के लिए यूज कर सकते हैं, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, अपने आप में इसको आप किसके तौर पे नहीं देंगे, साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत नहीं करेंगे, इट विल बी corroborated, corroboration के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर डिफेंस का वकील आएगा, बोलेगा साहब देखो यहां पर ये टेस्टिमनी दे रहा है और अगर हम FIR को देखें तो FIR में इसने ऐसा ऐसा कहा था, कॉन्ट्रडिक्शन। तो corroboration या कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। corroboration के से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो है 163 और कॉन्ट्रडिक्शन से जो प्रोविजन रिलेटेड है वो आपका 150। तो दिस इज द फर्स्ट which can be considered, where it can be considered as evidentiary value. Second, मान लीजिए FIR लिखा दी, समझिएगा जरा, एक इंफॉर्मेंट आता है, इंफॉर्मेंट FIR रजिस्टर कराता है, उसमें कुछ फैक्ट्स बताता है और लेटर ऑन वो मर जाता है। लेटर ऑन क्या होता है, वो व्यक्ति मर जाता है, FIR लिखा है और वो मर गया उसके बाद, और FIR में जो जानकारी है उस जानकारी से पता लगता है कि आखिर ये मरा क्यों है। कॉज ऑफ डेथ का जो है FIR से पता लगता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दिस पर्सन, उसी ने देखो बताया है, उसी ने बताया कॉज ऑफ डेथ FIR के फॉर्म में, या वो ट्रांजैक्शन बताया जिन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हुई, वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस उसने बताए, वो FIR में उसने खुद ही स्टेट करे हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट जो FIR में दिया गया है जिससे कॉज ऑफ डेथ पता लग रहा है या फिर वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पता लग रहा है अंडर विच ही हैज डाइड एंड ही हैज डिपोज्ड दोज फैक्ट्स बिफोर हिज डेथ, खुद की डेथ से पहले उसने बताया था, तो इसको हम बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो भी रेलेवेंट होता है एविडेंस में। तो FIR जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरीके से भी काम कर सकती है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इट कैन बी यूज्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 26A, डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 26 क्लॉज A। ठीक है, ये भी BSA ही है आपका, सब जगह एविडेंस की बात हो रही तो BSA होगा सब जगह, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। थर्ड, कोई घटना हुई, ध्यान दीजिएगा जरा, कोई घटना हुई, घटना के बाद कोई घटना घटित होती है और घटना घटित होने के बाद एक व्यक्ति
पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर कराता है। पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर कराई। तो ये क्या दिखा रहा है, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कराना क्या दिखा रहा है कि घटना घटने के बाद उसका इस तरीके से व्यवहार रहा। तो व्हाट इट इज शोइंग, एफआईआर इज शोइंग द कंडक्ट ऑफ द पर्सन, और जो कंडक्ट होता है मैं बताऊं, इट इज रेलेवेंट इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इट कैन बी यूज्ड एज कंडक्ट, कैन बी यूज्ड, लिख लेना, इट कैन बी यूज्ड एज कंडक्ट अंडर सेक्शन 6 of BSA. It can be used as conduct under section 6 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सबसीक्वेंट कंडक्ट, सेम ट्रांजेक्शन पे भी मान सकते हैं आप, और में भी, लेकिन कंडक्ट के तौर पे रेलेवेंट होता है, यह भी आपको पता होगा। Sometime it can be used as alibi, sometime it can be used as alibi। देखो जरा, फोर्थ अंडर सेक्शन 9 ऑफ BSA, इट कैन बी यूज्ड एज एलिबाय। एलिबाय का मतलब क्या होगा कि एलिबाय का मतलब होता है समथिंग which is inconsistent with the relevant act, inconsistent, or which is highly probable or improbable with the relevant fact or fact and issue। आपने एक बात बोली तो उस बात के साथ दूसरी बात का होना क्या होता है, बहुत ही हाईली इम्प्रॉबेबल है, या तो ये सही हो सकता है या वो सही हो सकता है। आप बोलते हैं घटना जो है कहाँ हुई, पटना में हुई है। अक्यूज बोल देता साहब जिस समय की घटना है उस समय तो मैं पटना में था ही नहीं, मैं तो चेन्नई में था, घटना के समय मैं चेन्नई में था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिबाय। बिकॉज फैक्ट एंड इशू क्या है, फैक्ट एंड इशू ये है क्या अक्यूज ने ऑफेंस पटना में पर्टिकुलर टाइम में कमिट किया, और जो फैक्ट अभी बता रहा है अक्यूज बोल रहा है कि मैं चेन्नई में था, तो इस फैक्ट का होना इस फैक्ट के होने के साथ हाईली इम्प्रॉबेबल है। इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई वो चेन्नई में उपस्थित होकर के पटना में कोई घटना कारित कर दे। इसी को हम बोलते हैं एलिबाय, समथिंग विच इज इनकंसिस्टेंट। अब देखिए जरा एफआईआर कैसे एलिबाय के तौर पे यूज हो सकती है, लिख लिया आपने, इट कैन बी यूज्ड एज एलिबाय आल्सो अंडर सेक्शन 9, पहले 11 हुआ करता था। आप आते हैं, आप एफआईआर लिखवाते हैं कि साहब एक व्यक्ति मेरे घर में घुस करके आया और उसने मेरे साथ बहुत मारपीट की, देखिए सर मेरी हड्डी तक टूट गई है, और फिर वो घर से मेरी गाड़ी लेकर के चला गया, चाबी उठाई, गाड़ी ली और चला गया। आप आते हैं पुलिस स्टेशन, ये जानकारी देते हैं साहब को, साहब पूछते हैं क्या भाई जानते थे उस व्यक्ति को, नहीं 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 साहब मैंने, तो साहब बोलते हैं कि एफआईआर में मैं लिखता हूं कि एक अज्ञात व्यक्ति आपके घर में घुसा और उसने ऐसी घटना कारित की। कोर्ट में आते हैं, आप टेस्टिमनी देते हैं एज अ विटनेस, और वहां पर बताते हैं साहब ये श्याम जो है ये मेरे घर आया था, इसको तो मैं पिछले 25 सालों से जानता हूं। व्हाट इज दिस, you are saying in FIR that it was some unknown person, now you are saying you know that person from a very long period of time. How is it possible? Is it not inconsistent with the previous information that you given to the police official and on the basis of which the FIR was lodged? क्या उससे ही इनकंसिस्टेंट नहीं है? बिल्कुल इट इज इनकंसिस्टेंट। इसीलिए वो एलिबाय के तौर पे भी जो है कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्ट्रडिक्शन भी है, इसका मतलब ये नहीं भाई देखो कोई चीज एलिबाय है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होगी, कॉन्ट्रडिक्शन में भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है।
Are you getting it or not? Sometimes it can be confessional also. Confessional. ये कन्फेशनल भी हो सकती है भाई, अक्यूज्ड खुद क्राइम किया और खुद जाकर के पुलिस के सामने बताया, एफआईआर रजिस्टर करा, तो एफआईआर जो है वो कन्फेशन भी हो सकता है। लेकिन जो एफआईआर कन्फेशन होगी वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूव नहीं की जाएगी। इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। अक्यूज्ड के अगेंस्ट आप उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, एविडेंसरी वैल्यू है उसकी। अच्छा आप बोलो अरे साहब साबित तो उसको कर नहीं पा रहे हैं, यूज तो उसको ला नहीं पा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि उसकी एविडेंसरी वैल्यू है कन्फेशन के तौर पे। अरे है भाई, जानेंगे हम बहुत डिटेल में जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर पहुंचेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इस बात को समझ लीजिए कि इसको अक्यूज्ड के अगेंस्ट साबित नहीं किया जा सकता है। अक्यूज्ड तो इसको अपने फेवर में साबित कर सकता है, अक्यूज्ड तो इसको प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट साबित कर सकता है, अक्यूज्ड के अगेंस्ट साबित नहीं करना है। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा। एविडेंसरी वैल्यू, ये एविडेंसरी वैल्यू है, ये 5-6 पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे मेरे समझ। This is the evidence. Now, there's another point, which is the point of multiple FIR. Multiple FIR. क्वेश्चन उठता है कि क्या एक ही घटना की, ध्यान से समझिएगा जरा, क्या एक ही घटना की एक से ज्यादा एफआईआर हो सकती है? क्या एक ही घटना की डिफरेंट एफआईआर हो सकती है? इज इट पॉसिबल टू डू सो? भाई एक व्यक्ति आया, उसने घटना की जानकारी दी, उसके बेसिस पे एफआईआर लिख ली गई। क्या आप दूसरा व्यक्ति आएगा, वो भी घटना की जानकारी दे, फिर से आप एफआईआर लिखेंगे? भाई दो व्यक्तियों में लड़ाई हुई, एक व्यक्ति आया, उसने एफआईआर लिखवा दी, दूसरा आया, वो भी बोल रहा साहब हमारी भी एफआईआर लिखो। तो क्या ऐसी मल्टीपल एफआईआर जो है वो होनी चाहिए? क्या हो सकती है? क्या एक ही इंसिडेंट के रिगार्डिंग 2 या 2 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज सिंपली यस, बट देयर इज कैच टू इट। भाई सारे वर्जन्स अगर अलग अलग हैं, एक पार्टी ने, एक पक्ष ने बताया तो उसका अलग वर्जन है, दूसरे ने आकर के बताया तो उसका अलग वर्जन है, दोनों के अलग अलग वर्जन है, दोनों की एफआईआर आप लिखें। आ रही है बात समझ में? सेमनेस जो है वो ना, उसको लगभग अवॉइड ही किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है। तो मल्टीपल एफआईआर कैन बी मेड in respect of same incident. Is this clear? मेरी समस्या बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 2-4 बातें जो है लिख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल एफआईआर्स पे 2-3 बातें लिख लीजिए आप। रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 एफआईआर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 एफआईआर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ same incident can be made where there are different version, the concept of sameness
of same has been given in a restricted meaning, has been given a restricted meaning. Meaning. There is prohibition on complaint. There is prohibition on complainant. Sorry, there is prohibition on complainant, and others from further complaint against the same accused, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई? कोई डाउट इसको लेकर के बताइए ज़रा। इफ देयर इज एनी डाउट अभी बता दो ज़रा। कोई डाउट? तो ये जो है हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसको हमने जान लिया है। नाउ व्हाट हैपेंस, देखो इसके इन्वेस्टिगेशन पर चलेंगे। वी विल गो टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ, अभी तो हमने केवल एफआईआर रजिस्टर करी है। एफआईआर करने के बाद क्या करोगे आप? इन्वेस्टिगेशन चालू करोगे। कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करोगे, क्या करोगे उस इन्वेस्टिगेशन में, वो सब जानेंगे। बट बिफोर दैट हम ये जान लेते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल, क्या अकेले कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या प्रोसीजर होता है उसको भी हम जान लेते हैं, और उसके लिए हमें पढ़ना है सेक्शन 174। सेक्शन 174। सभी लोग जरा अपना बैरेक्ट आप ओपन कर लीजिए एंड ओपन अप सेक्शन 170। ओपन अप सेक्शन 170। देखो जरा, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप इंफॉर्मेशन कैसे लोगे, उसका प्रोसीजर क्या है, और साथ ही साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उस सब के बारे में जो है प्रोसीजर आपका 174 में दिया है। और बड़ा आसान सा, बहुत सिंपल सा जो है वो प्रोविज़न है। देयर इज नथिंग मच टू बी डिस्कस्ड इन दिस प्रोविज़न। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं वो बहुत अच्छे से पता है भाई। जो कॉग्निजेबल नहीं है वो नॉन कॉग्निजेबल है। जहां पर पुलिस को अथॉरिटी नहीं है बिना वारंट के अरेस्ट करने की, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं करते हैं। और यहां पर इन्वेस्टिगेशन भी तब कर पाएंगे जब मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा। अगर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा। तो देखो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जनरली करना क्या होता है, मैजिस्ट्रेट के पास जाना होता है और उसके पास में कंप्लेंट, क्योंकि इनको जनरली पब्लिक रॉन्ग ना मान करके इनको प्राइवेट कंप्लेंट माना जाता है। क्या मानते हैं इनको? जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनको जनरली प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। प्राइवेट रॉन्ग जो है इसको माना जाता है, पब्लिक रॉन्ग नहीं। तो ऐसे केसेस में बोलते हैं कि आपके अगेंस्ट अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, यू गो टू द मैजिस्ट्रेट और आप उसको कंप्लेंट सबमिट करेंगे, जिसके बेसिस पर वो कॉग्निजेंस लेगा। सेक्शन 210 कॉग्निजेंस, वहां आप कंप्लेंट के बेसिस पर ही कॉग्निजेंस लेते हैं। केवल पुलिस रिपोर्ट एक तरीका नहीं है, केवल पुलिस रिपोर्ट जो है वो एक तरीका नहीं है। आप कंप्लेंट के बेसिस पे भी कॉग्निजेंस ले सकते। तो कंप्लेंट करेंगे। दिस इज द यूजुअल मेथड दैट इज टू बी अडॉप्टेड इन केसेस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस। कंप्लेंट करेंगे, बड़ा आसान सा प्रोसीजर हम जान गए।
लेकिन भाई नॉर्मल एक व्यक्ति क्या ये आइडेंटिफाई कर पाएगा दिस इज द कॉग्निजेबल केस, दिस इज नॉन कॉग्निजेबल केस? नहीं, उसको नहीं पता है। An offense is committed against any person, and this offense can be of any nature, be it cognizable, be it non-cognizable. The first thought that comes to the mind of this person is that he has to approach police official. उसको पुलिस ऑफिसर के पास जाना चाहिए, बस ये ख्याल उसके दिमाग में आता है। तो 174 जो है उसी का प्रोसीजर बताता है कि आपके पास में अगर कोई व्यक्ति आता है, क्या होता है, आपके पास में अगर कोई व्यक्ति आता है और आकर के वो ये जानकारी देता है कि साहब एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो मेरे अगेंस्ट कमिट हुआ है, मतलब वो तो ये बताएगा कि ऑफेंस कमिट हुआ है। आप पता लगाएंगे कि वो नॉन कॉग्निजेबल है या फिर कॉग्निजेबल है। आपको पता लगता है साहब ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, आप उसको बोलेंगे साहब हमारे यहाँ पर इसका कुछ नहीं होगा, आपको इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। और आप उसको बोलोगे कि मैजिस्ट्रेट के पास जाओ, लेकिन आपके पास आया, आप कुछ तो करोगे। आप क्या करोगे, आपकी बुक में स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा है आपको कि आप अपने पास एक किताब रखोगे और उस किताब में जो है उसकी जानकारी जो है रिकॉर्ड कर लोगे कि हमारे पास ये व्यक्ति आया था और इसको हमने बोल दिया था कि मैजिस्ट्रेट साहब के पास चले जाना, हम कुछ नहीं कर सकते। आप रिकॉर्ड करोगे, उसको मैजिस्ट्रेट साहब के पास में रेफर करोगे। पहले केवल इतना ही प्रोविजन। अब लेकिन क्या उसको रेफर करा गया वास्तविकता में या रेफर नहीं किया गया, ये पता मैजिस्ट्रेट साहब को नहीं लग पाती थी। इसी वजह से एक नई प्रोविजन, नया चीज जो है इस सेक्शन में डाला गया, इस प्रोविजन में डाला गया और बोला गया कि जो भी एंट्रीज आप कर रहे हैं अपनी डायरी में, डेली डायरी में आप रिपोर्ट कर रहे हैं ना, डेली डायरी में लिख रहे हैं कि ये व्यक्ति आया था, ये ऐसा ऐसा हुआ था, वो डेली डायरी की जो रिपोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट के सामने आप उपस्थित करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे हर 2 वीक में कम से कम एक बार, हर 2 वीक में कम से कम एक बार जो है आप उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। और भाई देखो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपने डेली डायरी में लिख जरूर लिया है कि उसने जो जो बताया था आपने लिख लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टिगेट करने लग जाएंगे। इन्वेस्टिगेट आप कभी करेंगे, इन्वेस्टिगेट आप तभी करेंगे जब आपको मैजिस्ट्रेट जो है अलाउ करेगा कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। कौन सा मैजिस्ट्रेट अलाउ करेगा, तो भाई जिसके पास ट्रायल करने की पावर होगी वो वाला मैजिस्ट्रेट, या वो वाला मैजिस्ट्रेट जो कमिट कर सकता है। दिखाऊंगा मैं आपको, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम, you will be surprised to know this, that this question at this level, this question is asked in exam कि कौन सा मैजिस्ट्रेट, ट्रायल मैजिस्ट्रेट, कमिटल मैजिस्ट्रेट, जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट, क्या लिखा हुआ है, ट्रायल मैजिस्ट्रेट और द कमिटल मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो पावर दे सकता है। भाई मैजिस्ट्रेट ने पावर दे दी तो आप क्या करोगे, आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे, भाई वैसे ही इन्वेस्टिगेट करना है, कोई अंतर नहीं है। जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करते हो वैसे ही आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी इन्वेस्टिगेट करोगे, देयर इज नो डिफरेंस। कॉग्निजेबल को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं भाई पढ़ेंगे अभी हम, 175 से वही जानना है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना होता है, वही बातें जो है हमें जाननी है। क्या क्या करते हैं आप इन्वेस्टिगेशन में, 176 पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी के लिए जान गए हम कि जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेट करते, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करते हैं, वैसे ही आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करेंगे जब आपको मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिल जाएगा। बस आपको एक पावर नहीं होगी, कौन सी है वो पावर, वो पावर है आपकी बिना वारंट के अरेस्ट करनी। ये पावर आपके पास में अवेलेबल नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके पास में इंफॉर्मेंट आता है, कंप्लेनेंट आता है, बोलता है साहब मेरे अगेंस्ट ये आपको दिखता है अरे
इसमें कुछ अपराध ऐसे हैं जो कि कॉग्निजेबल हैं और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि नॉन कॉग्निजेबल। तो क्या करेंगे आप? कॉग्निजेबल के लिए कंप्लेन लिख लें, नॉन कॉग्निजेबल के लिए मैजिस्ट्रेट को रेफर कर दें। क्या ऐसा करें? बिल्कुल नहीं, कतई ऐसा नहीं करना है। क्या करना है फिर? बहुत आसान है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस बताए जाते हैं जिनमें सारे ऑफेंस आपको नॉन कॉग्निजेबल समझ में आ रहे हैं, अगर उनमें से एक ऑफेंस भी आपको कॉग्निजेबल समझ में आया, अगर उसमें से एक ऑफेंस भी कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ में आया, तो वो केस कॉग्निजेबल केस बन जाएगा। और ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? एफआईआर रजिस्टर करनी, एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। दिस इज द ओनली मेथड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और यही सारी बातें जो हैं वो आपकी सेक्शन 174 के अंदर करी गई। इससे इतर एक बात यहाँ, एक बात वहाँ बिल्कुल नहीं की। यही बातें जो कहानी आप समझे हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, आप इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते मैजिस्ट्रेट के बिना, तो किसके पास जाना चाहिए उसको? मैजिस्ट्रेट के पास। आपके पास आ गया है, आप भेज दो उसको, सही रास्ता दिखा दो। सही रास्ता के लिए दिखाना नहीं है, अपनी नोटबुक में भी एंट्री करनी है कि हमने सही रास्ता दिखाया है। क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे किन किन को सही रास्ता दिखाया, तो आप हर 2 हफ्ते में एक बार जाओगे और दिखाओगे, साहब देखो इतने लोगों को हमने सही रास्ता दिखाया है अभी तक। और ये बात समझ, यही बात है आपकी 174 में लिखी है। हाउ इट हैज बीन रिटन, लेट अस सी। देखते हैं जरा एक बार कैसे इसको लिखा गया है। देखें, चलिए। When information is given to an officer in charge of police station, भाई इसी को देते हो या किसी और को देते हो? बताओ जरा। इंफॉर्मेशन जा करके किसको देते हो? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ही देते हो ना। अभी तो देखते आ रहे हो आप 173 में। ऑफ कमीशन ऑफ विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपके ही स्टेशन के पास में, अच्छा आपके स्टेशन में नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी लोकल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए वो नॉन कॉग्निजेबल। He shall very important, duty bound हुआ, enter or cause to be entered substance of the information। क्या इंफॉर्मेशन उसने दी है ये आपको बुक में लिख लेना है। To be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribe in this behalf। And लिख तो लिया आपने, लेकिन आप करोगे तो है ना कुछ, उसको आप करोगे क्या? रेफर द इंफॉर्मेंट टू मैजिस्ट्रेट। बोलोगे मैजिस्ट्रेट साहब के पास में जाओ अब तुम, और साथ ही साथ फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट। जो भी आपकी डेली डायरी रिपोर्ट है ना ऐसे केसेस को लेकर के, उसको फोर्टनाइटली मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचाओगे। फोर्टनाइटली का मतलब क्या है? हर 2 हफ्ते में एक बार। फोर्टनाइटली अकर होने का मतलब क्या है? हर 2 हफ्ते में जो होता है ना, अमावस्या पूर्णिमा, हर 14-15 दिन में होता है कि नहीं होता है? बताओ। तो ऐसे ही फोर्टनाइटली आपको क्या करना है? मैजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाने के, देखो साहब हमने इतने लोगों को सही रास्ता दिखा दिया, आपके पास पहुंचाया था। अरे ये बात समझ, आपके पास देखो आपने इंफॉर्मेशन का सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लिया आपकी किताब में जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बताई थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टिगेट करने लग जाओगे, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल है। यहां पर आपको बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं है। वही लिखा हुआ है, नो सच पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। कौन सा मैजिस्ट्रेट? हैविंग पावर टू ट्राई, हैविंग पावर टू ट्राई मतलब ट्रायल मैजिस्ट्रेट, और सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल, कमिटल मैजिस्ट्रेट। जो कमिट कर सकता है केस को वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, या वो मैजिस्ट्रेट जो ट्रायल कर सकता है वो ऑर्डर कर सकता है। 2 मैजिस्ट्रेट के पास में पावर है, ठीक है। अब भाई मैजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर मिल गया, आप क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन करोगे। बिल्कुल 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 है आपके पास पावर, आप करो इन्वेस्टिगेशन। Any police officer receiving such order may exercise the same power in respect of investigation
एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक्सरसाइज इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल केस, इन कॉग्निजेबल केस, एक्सेप्ट किस बात को छोड़ के, एक्सेप्ट द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। आप बिना वारंट के अरेस्ट बस नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉग्निजेबल केसेस में आपके पास बिना वारंट के अरेस्ट करने की भी जो है वो पावर होती है, वो पावर बस नहीं है यहां पे, ठीक है। मेरे समझ से ये बात आपको समझ होगी। वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 or more offenses of which at least one is cognizable। भाई बहुत सारे ऑफेंसेस आए, मैंने बताया था आपके पास, उसमें से एक ऑफेंस भी अगर कॉग्निजेबल हुआ, द केस शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल केस नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। तो आप कॉग्निजेबल केस मान के चलोगे, और कॉग्निजेबल केस हो गया तो फिर क्या करोगे, FIR रजिस्टर करोगे। बिल्कुल आ रही बात समझ में, या नहीं आई बताइए। अब मान लीजिए एक सिचुएशन को जरा इमेजिन करिए आप, एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, TI साहब हैं, SHO साहब हैं, SHO साहब के पास, TI साहब के पास में एक इन्फॉर्मेंट आता है, वो जानकारी देता है, और उस जानकारी से पता लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन SHO साहब और TI साहब अनभिज्ञ हैं, वो लॉ के आपके जैसे जानकार नहीं हैं, वो नहीं समझ पाए ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उनको लगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उन्होंने FIR रजिस्टर कर ली, इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दिया, FIR रजिस्टर कर दी, इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दिया, तो क्या ऐसा इन्वेस्टिगेशन बेकार हो जाएगा? क्या कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा? ये प्रश्न उठता है, एंड द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, कर लिया है। अभी हम शुरुआत में कंप्लेंट में पढ़ के आए हैं कि जहां पर पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, बाद में उसको आइडेंटिफाई होता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करता है, और उस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाता है, और जिस पुलिस ऑफिसर ने ऐसी रिपोर्ट सबमिट करी है उसको हम कंप्लेनेंट मानते हैं। जाना हमने कहाँ जाना, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट में जानकर आए हैं, और इस बात की पुष्टि अभी सेक्शन 175 में भी होगी, 175 में भी इस सेंटेंस की पुष्टि जो है हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी देखते हैं जरा। 174 में कोई डाउट या नहीं, बताओ जरा, मेरे समझ से नहीं होगा, 2-3 बार तो हमने पढ़ ही लिया है इसको अभी के अभी, अगर नहीं है तो फिर हम 175 की तरफ बढ़ते हैं। मैं बताऊं सारे प्रोविजंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्वेश्चंस इससे पूछे, ठीक है। अब भाई आपने क्या कर लिया, FIR लिख ली, देखो 175 इज अबाउट व्हाट, 175 सेज पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने की। इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है वो देखेंगे अभी हम आगे 176 में, हाउ द इन्वेस्टिगेशन इज डन, दैट वी विल सी। अभी हम क्या देखने वाले हैं कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की, बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। जैसे नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या चाहिए था, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए था, कॉग्निजेबल केसेस में नहीं चाहिए। कॉग्निजेबल केसेस में बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आप जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन कहां करेंगे, वो वाले लोकल एरिया में इन्वेस्टिगेशन करेंगे जहां पे जिस कोर्ट में ट्रायल होना है उस कोर्ट का लोकल जुरिस्डिक्शन लगता है, जिसके द्वारा कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। जिस कोर्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है उसका जो लोकल जुरिस्डिक्शन है, आप उस लोकल जुरिस्डिक्शन में अपने स्टेशन के लिमिट्स में क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, देखो जरा, बिना मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनी कॉग्निजेबल केस
which a court having jurisdiction over the local area, which the court having local jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire or to try under the provisions of chapter 24, वो chapter 14 relates to cognizance of offense, वो jurisdiction से related है. किससे related है? jurisdiction से related. एक चैप्टर बढ़ गया है. पहले 14 cognizance हुआ करता था, 13 जो है वो jurisdiction से relate करता था. अभी 13 जो है वो तो हमारा यही हो गया इन्वेस्टिगेशन. 14 जो है हमारा वो रिलेट करता है जुरिस्डिक्शन, किसका कौन सा जुरिस्डिक्शन, किस अपराध के लिए किसका जुरिस्डिक्शन होगा. तो जो लोकल लिमिट्स है आपकी स्टेशन की, बेसिकली आपको ज़्यादा नहीं समझना है इसका. जो लोकल लिमिट्स है आपके जुरिस्डिक्शन की और उससे संबंधित भाई कॉग्निजेंस लेने की पावर है किसी कोर्ट के पास में, तो जिसके पास में पावर है उसी के अंदर आपका स्टेशन आ रहा है, तो आप अपने स्टेशन के एरिया में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बिना उस मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के. इज दिस क्लियर और नॉट? भाई जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो आपको और दूसरे पुलिस ऑफिशियल की सहायता लगेगी. भाई आप क्या क्या करते हो वहां पे, देखो ना जरा. यू विल रिक्वायर सम अदर पर्सन टू डू इट, है ना. इस वजह से बोला गया है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है ऐसा. ठीक है, सारी जगह पावर अलग अलग लिखी है. अरेस्ट करने जाते हो तो कहीं पे भी फॉलो करते हुए चले जाते हो उसको. जाते हो कि नहीं जाते हो? अभी हम अरेस्ट पढ़ के आ रहे हैं, समन्स वारंट पढ़ के आ रहे हैं, तो देखा है हमने बार बार वहां पर चले जाते हो, भागते हो उसके पीछे कहीं पे भी, एट एनी प्लेस इन इंडिया. ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टिगेशन इसलिए बोला गया है बिकॉज इट रिलेट्स टू द लोकल एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड. अगर ऑफेंस आपके पास कमिट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा जरा इस बात को, ऑफेंस आपके पास कमिट हुआ है, आपके लोकल एरिया में कमिट हुआ है, तभी आप क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसका. अगर आपके लोकल एरिया में इन्वेस्टिगेशन, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट इट? यू विल नॉट हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट इट. आप एफआईआर लिख सकते हैं उसके रिगार्डिंग, इंदौर में हुआ, भोपाल में एफआईआर जरूर हो गई, 0 एफआईआर, बट द एफआईआर विल बी फॉरवर्डेड टू दैट पुलिस स्टेशन, और फिर वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन है, उसका जो लोकल एरिया है, वहां पे उसको क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. बिकॉज वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, उसी प्लेस पर जो है मैक्सिमम जो है एविडेंसेस अवेलेबल हो गए, उन्हीं के कलेक्शन की बात जो है चलेगी, उन्हीं एविडेंसेस के कलेक्शन की बात चलेगी. अब देखो जो आपके एसपी साहब हैं, अगर उनको लगता है अरे ये केस तो थोड़ा सा बड़ा केस, इसमें स्पेशल ऑफिसर रिक्वायर्ड होगा, तो एसपी साहब जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं डीएसपी साहब को कि आप जो है इन्वेस्टिगेट करिए. दे विल सी द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस. अरे ये तो बड़ा अपराध है, तो एसपी साहब बोलेंगे डीएसपी साहब आप करिए इसको इन्वेस्टिगेट. आ रही है बात समझ? और जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनके पास पावर कौन सी होती है? वही पावर जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती है. ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू और नॉट? अब देखो जरा, मैंने बताया था कि नॉन कॉग्निजेबल केस में आपने एफआईआर रजिस्टर कर ली, आप इन्वेस्टिगेशन करने लग गए, इन्वेस्टिगेशन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है. ऐसा देखो यहां लिखा हुआ है, नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस shall at any stage be called in question on the ground that case was one which the officer was not empowered under this section to investigate. इस ग्राउंड पे कि इस ऑफेंस के लिए तो, इस केस में तो आपके पास पावर ही नहीं थी इस सेक्शन के अंदर इन्वेस्टिगेट करने की, नहीं थी, फिर भी आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. इसलिए मैंने बोला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर कर ली, इन्वेस्टिगेट करने लग गए, यू कैन नॉट क्वेश्चन द इन्वेस्टिगेट. इज दिस क्लियर और नॉट? अभी इसी बात को प्रोपोगेट करते हुए आप आगे जाएंगे, और जब आप इंक्वायरी पे पहुंचेंगे आफ्टर द
कॉग्निजेंस और कंप्लेंट पढ़ने के बाद, तो वहां पर आप देखेंगे कि मैजिस्ट्रेट साहब के पास में, कोर्ट के पास में एक सिचुएशन आती है जहां पर कंप्लेंट भी आ रखी है और साहब को यह भी पता लगता है कि पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो वो क्या करते हैं, कंप्लेंट को स्टॉप करते हैं। पुलिस से बोलते हैं, अरे पुलिस साहब आप क्या करिए, इन्वेस्टिगेट करके ये रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत, और रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उनको लगता है दोनों केस एक ही हैं, तो फिर उन दोनों को एक साथ ट्रायल करेंगे एज द केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। अदरवाइज फिर वो कंप्लेंट से आगे करते हैं। लेकिन देखो वो अपनी इंक्वायरी को रोक देते हैं, इन्वेस्टिगेशन से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इट हैज टू बी द प्रेरोगेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव। उनका ही अधिकार उस पर होना चाहिए। Unnecessary interference of the court should not be there in the investigation. भाई उसके बाद केस आपके पास में आएगा for the trial, for the inquiry. You will determine the things that whether it was done in lawful manner or not. Are you getting it or not? बात समझ आई नहीं आई, क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। बस वासु को बात समझ में आई, मंतशा, स्वाति और बाकी लोग। कोई डाउट है स्वाति इसमें? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब मैं आपको फिर से लेकर चलता हूं सेक्शन 173 के सबसेक्शन 4 में। सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 बोलता था कि ऑन रिफ्यूजल ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर द FIR, you will send the written information of the commission of offense to the superintendent of police by post। आप जो है रिटर्न स्टेटमेंट किसको देंगे, पोस्ट के थ्रू भेजेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जो कि फिर क्या करेगा, उसको अगर लगता है कि हाँ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो एक या तो खुद जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या क्या करेगा किसी भी सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर सकता है कि भाई आप जो है इन्वेस्टिगेट करिए केस को। ऐसा हो सकता था, लेकिन वहीं पर दिया था फेलिंग टू डू सो एप्लीकेशन शैल बी मेड टू मे बी प्रेफर्ड टू मैजिस्ट्रेट। अगर सुपरिटेंडेंट साहब भी कोई एक्शन नहीं ले पाते तो आप मैजिस्ट्रेट के पास में क्या करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। उसी एप्लीकेशन की चर्चा जो है आपकी 175 के सबसेक्शन 3 में करी गई। आ रही बात समझ? देखो किसके पास लगाना है, कौन से मैजिस्ट्रेट के पास लगाना है। द मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, लिख लेना वहीं पर, द मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। हर एक मैजिस्ट्रेट के पास नहीं लगाओगे, किसी के पास लगाओगे जिस मैजिस्ट्रेट के पास में पावर है कॉग्निजेंस लेने की। लिखा हुआ है, देखो कैसे लिखा हुआ है, एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 का मतलब क्या, जिसके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है, मे आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट ये मैंने आपको कल दिखाया था क्यों लिखा गया है, हम उस पर भी आएंगे। पहले ये यहां नहीं था, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट नहीं था। मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 173 and after making such inquiry as he thinks necessary। ऐसी इंक्वायरी जो कि उसको नेसेसरी लगती है, इंक्वायरी भी कर सकता है। एंड सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के सबमिशन को भी कंसीडर करेगा। ऑर्डर क्या ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन, जो इन्वेस्टिगेशन ऊपर लिखी है उस इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकता है। कौन सी इन्वेस्टिगेशन लिखी थी बताओ ऊपर, सबसेक्शन 1 में लिखी ना इन्वेस्टिगेशन। सबसेक्शन 1 में लिखा है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेट करने की बिना ऑर्डर के, तो ये ऑर्डर भी कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। और कब,
जब उसको एप्लीकेशन मिलती है 173 के सबसेक्शन 4 वाली। लिखा था 173 के सबसेक्शन 4 में या नहीं लिखा था? देता हूँ, ये लिखा हुआ है, देखो मैंने अलग से करा। फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट। आप मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पहले जो एप्लीकेशन लगाते थे, क्योंकि ये प्रोविजन जो है, जो पिंक कलर से मैंने मार्क कर रखा है, डार्क पिंक से, ये पहले ऐसा नहीं लिखा हुआ था। तो जो पहले एप्लीकेशन लगाई जाती थी वो लगाई जाती थी 156(3) की एप्लीकेशन कहलाती थी। बट नाउ इट विल बी कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ, मतलब क्योंकि 150 जो आपका 4 था वो डील करता था किसके साथ में? FIR के साथ में, और उसके बाद 156 हुआ करता था। अभी 173 FIR हो गया, तो FIR के अंतर्गत ही अब आपके 4 में एप्लीकेशन वो की जाएगी। 173 सबसेक्शन 4 की एप्लीकेशन कहलाएगी, इसलिए उसको यहां पर लिख दिया है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 173। ऐसी एप्लीकेशन जब कर दी गई, देखो साहब SP साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बोला गया ऐसी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना चाहिए एफिडेविट से। देखो लिखा हुआ है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, लिखा हुआ है एफिडेविट से सपोर्ट करना चाहिए। क्या लिखोगे भाई एफिडेविट में? आप एफिडेविट में ये बातें लिखोगे कि साहब पहले मैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास गया, उन्होंने मना किया। इसके बाद में SP साहब के पास भी मैंने पोस्ट के थ्रू भेजा, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। That is why I am making this application under section 173 subsection 4. Are you getting my point or not? तो फिर ऐसी एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा, इंक्वायरी करेगा मैजिस्ट्रेट, सबमिशन जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किए जाएंगे उनको कंसीडर करेगा, और फिर ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है? जैसी इन्वेस्टिगेशन ऊपर लिखी हुई है। इज दिस क्लियर और नॉट? अब मैंने बोला कि ये जो प्रोविजन है आपका एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट, ये पहले यहां पर नहीं था। ये आया आपका कौन से केस से? प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। किससे आया? प्रियंका श्रीवास्तव, वास्तव एच के साथ नहीं है, जो उसमें लिखा है मेरे समझ से तो आता होगा स्टेट ऑफ यूपी। ये भी आपका 2015 का जजमेंट ही नहीं है ना? हाँ देखो क्या होता था पहले जनरली जो बिल्कुल दिमागदार इंसान है वो कहता था क्यों जाए हम पुलिस स्टेशन, वो फालतू का परेशान करेंगे, SP साहब परेशान करेंगे। तो वो डायरेक्ट जाते थे और सीधा कंप्लेंट कर देते थे। किसके पास में? एप्लीकेशन लगा देते थे। किसके पास में? मैजिस्ट्रेट के पास में एप्लीकेशन लगा देते। और ये एप्लीकेशन जो होती थी वो 156(3) की होती थी, मतलब अभी 173 सबसेक्शन 4 वाली एप्लीकेशन लगा देते थे। बोलते थे कि एक्शन नहीं लिया गया, और फिर पता लगता था अरे ये तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास गए ही नहीं, इनके पास भी नहीं गए, और फिर सीधे यहाँ चले आए हैं, क्योंकि वो फेलिंग टू डू सो वाली बात भी नहीं लिखी थी। फेलिंग टू डू सो वाली बात भी वहां पर नहीं लिखी थी, तो लोग सीधा अप्रोच कर लेते थे। तो फिर जो प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आया, क्योंकि 2 बातें पहले नहीं थी बैरेट के अंदर। कौन कौन सी बातें? मैंने बताया आपको 2 बातें नहीं थी। वो 2 बातें कौन कौन सी है मैं आपको एक बार फिर से नजर आपके ऊपर लेकर चलता हूं। ये जो यहाँ फेलिंग टू डू सो लिखा हुआ है, फेलिंग विच सच अग्रीड पर्सन मेक एन एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट, ये नहीं लिखा हुआ था आप केवल SP साहब को आवेदन कर सकते हो। उसके बाद नहीं लिखा था क्या करना क्या है। तो जनरली लोग क्या करते थे, सीधा सीधा ये 156 हुआ करता था पहले, जो 175 है अभी, सीधा 3 पे आ जाते थे, और यहां पर एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट भी नहीं लिखा था। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट भी नहीं लिखा था, तो सीधा सीधा एप्लीकेशन लगा देते 156(3) की, और कोर्ट जो है, मैजिस्ट्रेट जो है, वो ऑर्डर कर देता था इन्वेस्टिगेशन। इसलिए प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो रेमेडी है 156(3) की, जो अब 173(4) की हो गई है, ये तब यूज करनी है जब आपकी रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन SHO साहब और
टीआई साहब ना लिखें, उसके बाद एसपी साहब भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तब आपको जो है मैजिस्ट्रेट के पास में आना है। कौन से मैजिस्ट्रेट के पास में? जिसके पास में कॉग्निजेंस लेने की पावर है, तब आना है मैजिस्ट्रेट के पास में। और मैजिस्ट्रेट के साहब के पास में आके आप जब कंप्लेंट करोगे, जो एप्लीकेशन लगाओगे, उस एप्लीकेशन के साथ में एक एफिडेविट भी फाइल करोगे। क्या करोगे? एक एफिडेविट भी फाइल करोगे। और उस एफिडेविट में लिखोगे, क्या लिखोगे कि साहब हमने पुलिस स्टेशन भी गए, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को भी बताया हमने फिर एसपी साहब को भी बताया, कोई एक्शन नहीं हुआ, इस वजह से हम यहाँ। फिर वो जो मैजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा। अब मुझे बताओ जरा, जब मैजिस्ट्रेट ने बोला इन्वेस्टिगेशन करो, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आप ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो, बिल्कुल आप सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस में प्रोसीड करने के लिए आप क्या करोगे? कंप्लेंट तो है नहीं है, कंप्लेंट के बेसिस पे तो कॉग्निजेंस होगा नहीं, कंप्लेंट अलग होती है। आप क्या करोगे? एफआईआर सबसे पहले रजिस्टर करोगे। तो जो डायरेक्शन दिया जाता है अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर है, उसका इनडायरेक्टली मतलब है यू रजिस्टर दी एफआईआर, यू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। यू रजिस्टर दी एफआईआर एंड यू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन, ये मतलब है। ठीक है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन ऐसी क्यों ऑर्डर करेगा? देखो ना जरा क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखो मैं आपकी बार इसको हरा कलर करता हूं, लगता है आपको ग्रीन समझ में नहीं आया, वो येलो समझ में नहीं आया, हरा करते हैं, ग्रीन करते हैं। ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन, मैं ज्यादा और नहीं करता हूं, चलो केवल एक ही शब्द को करते हैं हम, केवल ये सच इन्वेस्टिगेशन सोचो, सच एन इन्वेस्टिगेशन, सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड। देखते हैं जरा अबव मेंशन्ड इन्वेस्टिगेशन कौन सी है। अबव मेंशन्ड इन्वेस्टिगेशन है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 1 बोलता है एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। बताओ जरा कहां गया कौन नॉन कॉग्निजेबल? 175(3) की एप्लीकेशन आप तभी लगाएंगे जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अदरवाइज तो आप क्या करोगे? वो तो मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर तो बोलेगा ना आपको कि साहब यहाँ क्यों आ रहे हो, मैजिस्ट्रेट साहब के पास सीधे जाओ, कंप्लेंट बनेगी आपकी, तो आपने तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। 175(3) की तो बात ही नहीं आएगी, उसकी तो ड्यूटी है 174 सबसेक्शन 1 ड्यूटी है उसकी, बताएगा जाओ मैजिस्ट्रेट साहब के पास में। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, तो फिर पुलिस है क्यों? पुलिस है क्यों? why do you assume this thing that police is not going to help you? Then why we have created the machinery of police? बताओ ना जरा, फिर पुलिस की मशीनरी क्रिएट ही क्यों की गई? एफआईआर का प्रावधान ही क्यों डालते? अरे तो कुछ लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? भाई एफआईआर का प्रोविजन है किस लिए? इसीलिए है ना, अननेसेसरली कोर्ट पर बर्डन क्यों डालना है? भाई वहां आपको सीधे पावर, देखो कोर्ट हर बार ऑर्डर करेगा, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि इन्वेस्टिगेट करो, तो फिर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का डिफरेंस क्रिएट ही क्यों किया गया है? क्विक रिलीफ कैसे मिल पाएगी? कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, आप पुलिस के पास पहुंचोगे, पुलिस तुरंत के तुरंत इन्वेस्टिगेट करने लगेगी, क्विक रिलीफ जो है तुरंत इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। आ रही है बात समझ? एक ही है, देखो छतरपुर, आप सोचो जरा, कोर्ट है एक, मान लीजिए वहां पे मैजिस्ट्रेट हैं कुछ, कोर्ट, पुलिस स्टेशन कितने सारे हैं? कई पुलिस स्टेशन हैं, सबका लोकल जुरिस्डिक्शन डिवाइडेड है ना? बहुत सारे कोर्ट्स नहीं है, कोर्ट्स आर लिमिटेड।
पुलिस स्टेशन आर मैनी। अब एक प्रोसीजर बनाया गया है तो some logic has been put into it. Clear? You do not assume the things that police is not going to register the FIR. Though in practical scenario it happens quite usually, है ना, बहुत बहुत होता है वो FIR लिखने बड़ी बात है ना, बहुत होता है ऐसा। आप जाएंगे एट दी फर्स्ट इंस्टेंस, इट इज वेरी मच इम्प्रैक्टिकल दैट पुलिस विल टेक योर कंप्लेंट। ऐसे नहीं करते हैं वो, बहुत रेयर केसेस है जहाँ पे सीधे गए और पुलिस को आपने बताया और उन्होंने FIR लिख ली, बहुत कम होता है ऐसा। हाँ होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट हैपन्स। नहीं होता है जनरली, पुलिस ऑफिसर्स नहीं करते हैं, बट व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। रिसेंटली आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ केस इन अनूपपुर। मेरे से क्लाइंट ने कंसल्ट किया, रात में 9:30 बजे कॉल आता है मेरे पास। क्लाइंट्स डू नॉट नो व्हेन एडवोकेट शुड बी कॉल्ड, बट यस कोई इशू नहीं उसके साथ, क्योंकि तभी प्रॉब्लम अगर होती है तो व्यक्ति तभी लगाता है। रात में 9:30 बजे मेरे पास कॉल आता है और बोलते हैं कि सर मेरे बेटे को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। किस लिए अरेस्ट किया है? बोले थेफ्ट का केस है। मैंने कहा आपके बेटे को अरेस्ट किया है, एज क्या है उसकी? बोलते हैं 15 साल। अब आई वॉज सरप्राइज टू नो। मैंने कहा अभी अरेस्ट किया है? बोले नहीं 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 साहब, अभी तो मिलने नहीं दे रहे हैं, अरेस्ट किया था कल रात को। मैंने कल रात से कहाँ रखा हुआ है उसको? तो बोले पुलिस स्टेशन में ही है वो। नाउ इफ यू नो द JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस 2015 का एक्ट है, वो यूनिट तो ठीक है कि चाइल्ड वेलफेयर यूनिट वगैरह बनाए गए, आप सीधा उसमें लिखा गया कि लॉकअप में, जेल में किसी भी सूरत हाल में आप रख ही नहीं सकते हो जुवेनाइल को। 24 आवर का कॉन्सेप्ट चलो भूल भी जाओ। जनरली किया जाता है एक सोशल वर्कर के साथ में, अगर ऑब्जर्वेशन होम आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं उसको, बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करके ही ऑब्जर्वेशन होम पहुंचाएंगे। बोर्ड के सामने आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे आप भाई उसको किसी, या तो सोशल वर्कर, लोकल पॉलिटिशियन, पार्षद वगैरह रहते हैं उनके घर पे एक सेफ प्लेस पे जो है उसको पहुंचाएंगे, रखेंगे। बट व्हाट द पुलिस डिड, अरेस्ट किया उन्होंने रात में, मारपीट तो हुई। अगले दिन उनको पकड़ के, 2 जुवेनाइल हैं उस केस में, एक मेजर था, एक 2 जुवेनाइल, उनको पकड़ के चौराहे से फोटोग्राफी करते हुए, वीडियोग्राफी करते हुए लेकर के पुलिस स्टेशन दोबारा से लेके जाते हैं। दिस इज हाउ द पुलिस मॉक्स दिस सिस्टम, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और मैंने उनको पूछा कि आपने अभी तक पुलिस को क्यों, वो किसी एडवोकेट को क्यों नहीं बताया? कह रहे सर मुझे लग रहा था, हमें लग रहा था कि पुलिस से थोड़ा उम्मीद थी कि वो केस को सेटल कर देंगे, ये कर। तो द पुलिस इज वेरी, मैं ये नहीं बोलूँगा सारे के सारे, लेकिन द सिस्टम इज वेरी पैथेटिक। सेंसिटाइजेशन बिल्कुल है ही नहीं पुलिस ऑफिशियल्स। दे डू नॉट हैव एनी एम्पैथी, एनी सेंसिटिविटी कि भाई 15 साल का एक लड़का, अभी आप उसके साथ ऐसा करोगे, वॉट हिज लाइफ विल बी, क्या होगी उसकी लाइफ। हो सकता है अभी इसके बाद वो सुधर जाता, हो सकता है अब आपका जो इम्पैक्ट हुआ है इस मारपीट का, इस ब्रुटैलिटी का, पुलिस ब्रुटैलिटी का, अब इसका उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वी कैन नॉट नो। एंड दिस इज नॉट दी वन केस, आई हियर दीज केसेस ऑन डे टू डे बेसिस। एक टाइम 3 दिन से उसको पुलिस स्टेशन में बंद करके रखा था, छतरपुर की बात है, सिविल लाइन, 3 दिन तक कोई प्रोड्यूस नहीं किया गया, किसी बेसिस पर नहीं, कोई ग्राउंड्स नहीं बताया उसको, केवल मारपीट हो रही है। एंड द थर्ड डे उसको एक प्लेस पे ले जाया जाता है, वहाँ पर उसको एक गन के साथ में इम्प्लांट कर दिया जाता है और फिर फोटोज़ के साथ में उसको अरेस्ट कर लेते हैं। उस पॉइंट से अरेस्ट दिखाते हैं, नेक्स्ट दिन कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, जेल भेज दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आर्म्स एक्ट लगा करके।
अब मेरे से बात करते हैं क्लाइंट, तो मैं बोलता हूँ कि आप हैबियस कॉर्पस अप्लाई कर देते हैं, दे गेट टेरिफाइड बाय द पुलिस ऑल्सो। उनको लगता है कि अभी अभी तो लगा देंगे, आगे पुलिस क्या करेगी पता थोड़े है। सिविल लाइन नहीं, सॉरी, ये कोतवाली छतरपुर की बात थी। एंड द डे ही वॉज प्रोड्यूस्ड, द नेक्स्ट डे वी हर्ड अबाउट द न्यूज़ अबाउट द SHO ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसलिए हो गया है, ऑब्वियसली इसलिए तो नहीं हुआ, बट इफ़ यू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द लाइफ इज दैट ओनली, यही कर्मा है और कुछ नहीं है ना? हुआ वो SHO ने अपने आप को खुद को गोली मारी। आप इस तरीके के काम करोगे, क्या एक्सपेक्ट करोगे इस जमाने से? भगवान से क्या एक्सपेक्ट कर लोगे? यही करोगे एक्सपेक्ट। तो द इंसिडेंट विच यू हेयर एज एन एडवोकेट, समटाइम्स दे आर वेरी वेरी हॉरिफाइंग, बहुत है। एक्ट्स क्यों नहीं है, नॉर्मल चीज़ें ही हैं ये, जो एक्ट्स हमारे ऊपर लागू होते हैं IPC वगैरह, ये पुलिस के ऊपर भी लागू है। बट वॉट यू विल डू अगेन, द इन्वेस्टिगेशन इज इन द हैंड्स ऑफ पुलिस ओनली, उनके ही हाथ में है सारी चीज़ें। चलिए, दैट इज पर डिस्कस करें तो बहुत है, कोई नहीं। अरे वो फॉलो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ फॉलो क्या करते हैं। वो इस तरीके से फॉलो करते हैं अनिश कुमार की गाइडलाइंस को, कि उठा के ले आते हैं छतरपुर से, दमोह की पुलिस जाती है छतरपुर, छतरपुर से एक व्यक्ति को उठाती है, दमोह पुलिस स्टेशन लेके आती है, पूरा दिन घुमाती है कि शाम को पुलिस स्टेशन ना पहुंच जाए, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस ना करना पड़े। कॉन्टिन्यूस में पुलिस से बात कर रहा हूँ, बोल रहा है अरे नहीं सर बस पहुंचने वाले करके रात में 9 बजे पहुंचते हैं। तो क्या करेंगे आप? बेल के लिए अप्लाई कर नहीं सकते हैं, प्रोड्यूस करना नहीं, अगले दिन प्रोड्यूस करेंगे। अब तो प्रोड्यूस क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने, रात को लॉकअप में रखेंगे बढ़िया मस्त। तो बोलते हैं कि सर हम 41A के नोटिस पे छोड़ सकते हैं। मैंने कहा अभी तक आपने नोटिस दिया क्यों नहीं था 41A का? नहीं दिया था नोटिस, सर कर सकते थे। मैंने कहा आपको लग रहा था कि आप 41A के नोटिस पे हो सकता है काम, ये प्रोड्यूस हो जाता, आप 41A का नोटिस आज तक प्रोड्यूस करे ही नहीं, दे देते नोटिस, कह रहे अभी छोड़ सकते हैं, बस छोड़ने के 20,000 रुपये लेंगे। क्लाइंट डर जाता है, दे देता है, क्या करेगा? वो नहीं, पहली बार वो फेस कर रहा है जीवन में, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, CA है, ये इसका स्टूडेंट है, फाइनलिस्ट है, क्या करेगा? ही हैज नो अदर ऑप्शन देन टू गिव द मनी। ठीक है, देता है पैसे, निकलता है बाहर वहां से, क्या करे? So the sensitization of police and empathy in the police officials is next to zero. Is next to zero. है ना? हाँ, हो सकता है IPS वगैरह में वो नहीं रहता है वो, लेकिन भाई IPS तो सीधा आते हैं, वो तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और IPS बनेंगे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन थोड़े ना बनेंगे। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन तो उसी SI को बनना है जिसकी ट्रेनिंग तो उतने अच्छे से कुछ हुई ही नहीं है, और उनकी ट्रेनिंग तो थोड़ी बहुत फिर भी हो गई हो, जो कांस्टेबल रैंक पे है उसकी तो ट्रेनिंग कुछ ही नहीं हुई है। So this is the sad reality about investigating agency, and it has been recommended by the law commissions many a times कि भाई पुलिस के 2 फंक्शंस जो हैं वो अलग करिए आप। इन्वेस्टिगेशन विंग शुड बी सेपरेट फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर विंग। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है उस विंग को अलग होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग विंग को अलग होना चाहिए, तभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो एक अच्छे मैनर में काम कर सकती है, अदरवाइज वो काम भी नहीं कर पाएगी। पॉइंट पे तो बहुत क्या ही बोला जा सकता है। नहीं है ना, अब क्या करें? हमें कॉलोनाइजेशन से निकले हुए करीब करीब आज के समय 75 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन पुलिस तो वो एस्टेब्लिश करके गए थे, एंड द पुलिस दैट वाज एस्टेब्लिश्ड वाज फॉर वेरी डिफरेंट पर्पस, है ना? उनका तो पर्पस ही अलग था, एक्सप्लॉयटेशन।
अरे ये बात समझ में, वो उनका पर्पस था, अब उसी पर्पस के साथ वो आज वो उस मेंटेलिटी से निकाल भी नहीं पा रहे हैं पुलिस, वो बहुत इट्स द लॉन्ग वे डू दैट, बहुत बहुत लंबा रास्ता है। चलिए तो मैंने आपको बता रहा था कि भाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास गए, एफआईआर नहीं लिखी, एसपी साहब के पास गए, लेटर सेंड किया, नहीं हुआ कुछ, आप आएंगे एप्लीकेशन लगाएंगे मैजिस्ट्रेट साहब के पास में, जो कि उस पर क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन फिर होगी, पहले एफआईआर रजिस्टर की जाएगी फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो एफआईआर रजिस्टर की ही जानी चाहिए, इसके लिए आप एक केस लिख लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैं आपको एक दूसरा केस लिखवा दूंगा जो प्रियंका श्रीवास्तव, जिसके थ्रू ये जोड़ा गया था। प्रियंका श्रीवास्तव, हालांकि मैंने आपको बता भी दिया था कि भाई जो आप, चलिए उस केस को मत लिखिए, सीधा सीधा पहले एक लाइन लिखिएगा, उसके बाद प्रियंका श्रीवास्तव को लिख लीजिएगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, it is the duty of officer in charge of police station to register FIR when investigation, it is duty of officer in charge of police station to register FIR when investigation under section 175 subsection 3 is directed by magistrate, is directed by magistrate। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी लिखिएगा। कोर्ट हेल्ड दैट application should be supported by an affidavit, application should be supported by an affidavit duly sworn by applicant, duly sworn by applicant who seeks the invocation of jurisdiction, who seeks the invocation of jurisdiction, invocation of jurisdiction of magistrate, बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। Court held that application should be supported by an affidavit duly sworn by applicant, by applicant who seeks the invocation of jurisdiction, seeks the who seeks the invocation of jurisdiction, seeks the invocation of jurisdiction of magistrate, full stop. There has to be prior application, prior application under section 173 subsection 1 and 173 subsection 4, 173 subsection 1 and 173 subsection 4 टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो 173(1) जो है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, और 173(4) की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस। while filing petition while filing petition, full stop. A litigant
a litigant at his own whims, at his own whim लिखना, whims, whim, whim, whim मतलब खुद की इच्छा, own whim, 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 cannot invoke the authority of magistrate, the authority of magistrate, invoke the authority of magistrate. Now one question comes, लिख लिया आप सभी ने? देखिए, अब एक प्रश्न आता है कि भाई आपने एप्लीकेशन लगाया, ध्यान से समझिएगा जरा, आपने एप्लीकेशन लगाया और मैजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करा, बोला किसको? पुलिस ऑफिसर को कि जाओ इन्वेस्टिगेट करो। वो एफआईआर रजिस्टर करेगा, इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, एफआईआर रजिस्टर करना, फिर इन्वेस्टिगेशन करना, और फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप पुलिस रिपोर्ट बनाओगे जिसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करोगे, जिसके बेसिस पर सेक्शन 210 में मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या है? मैजिस्ट्रेट के नोटिस में ये आ गया है कि प्राइमा फेसी एक केस बन रहा है, और इस केस की अब जानकारी किसको हो गई है? मैजिस्ट्रेट साहब को हो गई है। उसको लग रहा है कि प्राइमा फेसी केस जो है वो बन रहा है। यहां पर भी देखो आप क्या कर रहे हो, यहां पर भी पहले इंक्वायर कर रहे हो, पुलिस के सबमिशन सुन रहे हो, और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हो। तो क्वेश्चन आता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना, पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया जाना, क्या कॉग्निजेंस लेना है? क्या कॉग्निजेंस लेना है? क्या इसको आप ये बोलेंगे कॉग्निजेंस ले लिया? द आंसर इज नो। देखो, कॉग्निजेंस लेने के बाद आप आगे की चीजें करोगे, पीछे की चीजें नहीं करोगे। कॉग्निजेंस ले लिया, एग्जामिनेशन करोगे, इंक्वायरी करोगे, चार्ज फ्रेम करोगे, ट्रायल करोगे। ये क्या आप 175 के सबसेक्शन 3 की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हो? मतलब पीछे वाली चीज। तो इसको आप कॉग्निजेंस लेना नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेगी, ध्यान रहेगी कि नहीं रहेगी? इसके बाद एक, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि पहले नहीं था ऐसा और अब हो गया है 2022 के बाद में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इस लाइन को। ऑन रिसीविंग कंप्लेंट, इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑर्डर्ड बाय मैजिस्ट्रेट, if on receiving complaint, if the police officer is ordered by magistrate to investigate under section 175 subsection 3, 175 subsection 3, he cannot be said to have taken cognizance of any. He cannot be said to have taken the cognizance of any. उसने cognizance नहीं लिया है। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का मतलब ये नहीं कि cognizance ले लिया। अब देखो, एफआईआर होगी, पुलिस रिपोर्ट बनेगी, फिर पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर cognizance लेगा। ये नहीं कि कंप्लेंट करी। अच्छा, अगर ये केवल कंप्लेंट होती, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट करती या किसी चीज से रिलेट करती, और फिर इस पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर न करी जाती, सीधा एग्जामिनेशन होने लगता, तो फिर कॉग्निजेंस लेना कहलाता। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी तो मतलब एफआईआर ऑर्डर कर दी है, एफआईआर होगी, फिर पुलिस रिपोर्ट बनेगी, फिर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो 175 सबसेक्शन 3 कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होने का मतलब ये नहीं है कि कॉग्निजेंस लिया गया। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। नाउ अ क्वेश्चन केम बिफोर द कोर्ट इन ईयर 2019 कि साहब, मान लीजिए किसी मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, जो सेक्शन 175(3) है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये कॉग्निजेंस लेने की पहली की स्टेज है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं तो मतलब एफआईआर करेगा, एफआईआर करने के बाद आगे चीजें करेगा, अलग बात है। A question came before the court that whether this investigation
ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी जा रही है 175(3) में, क्या ये इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेंस लेने के बाद ऑर्डर करी जा सकती है? तो 43 साल तक, उसके पहले 43 ईयर्स तक जो लॉ था वो मैं पहले आपको बताता हूं। 43 ईयर्स पहले तक लॉ ये था कि भाई एक बार कॉग्निजेंस ले ली तो अब देयर इज नो गोइंग बैकवर्ड। अब आगे जो आपके पास पावर्स हैं, आप उन पावर्स का यूज करते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं, आप ये वाली इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं कर सकते कॉग्निजेंस लेने के बाद। लेकिन फिर 2019 में 43 साल संपूर्ण होते ही केस आता है, विष्णुभाई हरिभाई मालवीय वर्सेस, क्या होगा, स्टेट ऑफ कौन सा होगा, गुजरात। इस तरीके के नाम जब भी हैं, भाई भाई, स्टेट ऑफ गुजरात 2019 में आता है। और इस केस में द सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट the investigation under section 175(3) which was previously 156(3) can be ordered at the stage of cognizance. It may be pre-cognizance stage, it may be post-cognizance stage. कॉग्निजेंस लेने से पहले तो कर ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, पुलिस ऑफिसर ने नहीं करा, आप कर ही सकते थे। और बोला ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है, वो मैजिस्ट्रेट जो है, कॉग्निजेंस लेने के बाद भी ऑर्डर कर सकता है। कॉग्निजेंस ले लिया, बाद में उसको लगता है कि नहीं एफआईआर होकर के इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ही कैन डू सो। वेणु भाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, लिखिएगा जरा, विष्णु भाई वर्सेस, आपके लिए केस का नाम देता हूं, इंपॉर्टेंट, विष्णु भाई हरि भाई मालवीय एंड others versus state of Gujarat, 2009। ठीक है, लिख लीजिए जरा। A 3-judge bench of Supreme Court held that a 3-judge bench of Supreme Court held that magistrate can invoke the power under section 175 subsection 3 invoke the power under 175 subsection 3 BNSS to order further investigation even at post cognizance stage, but before commencement of trial, पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा प्रश्न आया था ये मेरे समझ से 2021 का एग्जामिनेशन था एमपी सिविल जज का, उसमें ये केस आ चुका है, एक बार तो आ चुका है, और भी एक आध दो जुडिशरी में आया हुआ है केस ये। पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर भी आप इसको, so this is all that we have to understand in section 175 subsection 3. Now we will move to subsection, देखिए जरा, as a newly added
ये आपका पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड प्रोविजन। तो बोला गया जहां पर किसी मैजिस्ट्रेट को पावर है कॉग्निजेंस लेने की, उसको कंप्लेंट मिलती है किसके अगेंस्ट, मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट मिलती है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट दी पब्लिक सर्वेंट, कि उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में कोई ऑफेंस कमिट किया, अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटीज के डिस्चार्ज में उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ऐसा उसको कंप्लेंट मिलता है मैजिस्ट्रेट को। तो वो इन्वेस्टिगेशन केवल तब ऑर्डर करेगा जब पहले ये चीजें कर लेगा। वो इन्वेस्टिगेशन तब भी ऑर्डर कर सकता है, मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन, बट फर्स्ट दीज थिंग्स विल बी डन। कौन कौन सी चीजें करी जाएंगी, रिसीविंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू हिम। जो सुपीरियर ऑफिसर है, जिसकी भी कंप्लेंट आई है, उसके सुपीरियर ऑफिसर से क्या करेंगे आप, एक रिपोर्ट मंगाएंगे जिसमें फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस लिखे होंगे जिनके चलते वो इंसिडेंट हुआ है। गेट अ रिपोर्ट फ्रॉम द सुपीरियर ऑफिसर। सेकेंड, आफ्टर कंसीडरिंग, किन चीजों को कंसीडर करना है, असर्शंस मेड बाय पब्लिक सर्वेंट एज टू द सिचुएशन दैट लेड टू इंसिडेंट सो एलीज्ड। जो एलीज्ड इंसिडेंट है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बारे में जो भी पब्लिक सर्वेंट का कहना है, असर्शंस हैं, उनको सुना जाएगा, कंसीडर करा जाएगा और उसके बाद में ही इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी जाएगी। तो रिपोर्ट देखना है सुपीरियर ऑफिसर की और साथ में इसके असर्शंस देखना है। भाई अलग क्यों है, ऐसा क्या अलग है, तो भाई पब्लिक सर्वेंट है वो, ये तो अलग हो ही गया, इसलिए प्रोसीजर है। अच्छा, ये प्रोसीजर में ऐसा क्या अलग है जो अलग से लिखना पड़ा, तो मैं बताऊं, बहुत अलग है। कैसे अलग है, अभी तक आपने कहीं ये देखा कि अक्यूज्ड को सुना एफआईआर लिखते समय, देखा क्या, नहीं। ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी, आपने देखा कि मैजिस्ट्रेट ने बोला कि अक्यूज्ड को तो बुलाओ, अक्यूज्ड को सुनेंगे हम, नहीं सुना आपने अक्यूज्ड को कहीं। अक्यूज्ड का राइट ही नहीं बनता है, अक्यूज्ड तो पिक्चर से अभी गायब है, अक्यूज्ड तो फ्रेम में तब आएगा जब उसको एग्जामिनेशन करा जाएगा, चार्ज फ्रेम करा जाएगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा, उस स्टेज से उसका काम बनता है। अभी एफआईआर लिखने में अक्यूज को बुलाने नहीं बैठोगे आप कि एफआईआर लिखें नहीं लिखें, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने में नहीं आप अक्यूज को सुन रहे हो। लेकिन अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो फिर आपको ये दो रिक्वायरमेंट्स पहले करने हैं उसके सुपीरियर ऑफिसर से, क्योंकि भाई जो उससे ऑफेंस, अगर जो अलीज्ड ऑफेंस है, इंसिडेंट जो अलीज्ड इंसिडेंट है, वो कब कमिट हुआ है, इन दी डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को ही कर रहा था। तो भाई वो अपराध है या नहीं है, पहले थोड़ा सा ये पता लगाने का आप ट्राई करोगे और उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑर्डर करोगे। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट, बताओ जरा, क्लियर हुआ सभी को ये या नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर। अब मान लीजिए आपका जो इंफॉर्मेंट है, कंप्लेनेंट है, वो बोलता है कि नहीं साहब मैं तो एफआईआर भी नहीं लिखवाऊंगा, ना मुझे पुलिस के पास जाना है, ना एसपी को करना है, और एसपी नहीं मना करेगा तो भाई फिर 175(3) का ऑप्शन तो गया, मुझे ये कुछ नहीं करना, मैं और स्मार्ट, मैं सीधे कंप्लेंट करूंगा। मैं क्या करूंगा, सीधे कंप्लेंट करूंगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आई एम नॉट मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 175(3). 175(3) वाली एप्लीकेशन नहीं कर रहा हूं मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं कौन सी, मैं एप्लीकेशन करूंगा कंप्लेंट वाली, मैं सीधे कंप्लेंट करूंगा। सेक्शन 210 वाली, 223, मैं कंप्लेंट करूंगा। द कोर्ट सेड कि भैया आप अगर कंप्लेंट भी करोगे और कंप्लेंट जब पहुंचेगी किसके पास में, मैजिस्ट्रेट के सामने पहुंचेगी,
उस पर जब वो कॉग्निजेंस ले रहा होगा, तो कॉग्निजेंस लेने के बजाय, आगे की प्रोसेस करने के बजाय, मैजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो उस कंप्लेंट को एप्लीकेशन के तौर पे ट्रीट करेगा और इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है 175 सबसेक्शन 3 वाली। मैजिस्ट्रेट बाउंड थोड़े है, ही कैन ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू और नॉट? मतलब थोड़ा सा आ जाता है आपके दिमाग में कि कंप्लेंट तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों के लिए होती है, तो हम सीधा कंप्लेंट फाइल करते हैं। कंप्लेंट भी फाइल कर दोगे, वहां पर भी मैजिस्ट्रेट को पावर है कि वो FIR रजिस्टर करवा दे उसके लिए। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा, क्लियर है नहीं है? बहुत बढ़िया, अभी कोई एक बात क्लियर है। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव इन सेक्शन 175। 175 में इतनी बातें अगर आप अपने दिमाग में रख लेते हैं, बहुत बहुत प्यारी बात हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमें जानना है इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे। बहुत आसान भाई, आपको पता लगाना है कि कोई अपराध हुआ नहीं हुआ, कैसे पता लगाओगे? पहले तो वहां जाओ, प्रोसीड टू द स्पॉट। फिर क्या करोगे? आसपास लोगों से पूछो, सर्च करो, सर्कमस्टेंसेस के बारे में पता लगाओ, कौन है ऑफेंडर का पता लगाओ, उसको अरेस्ट करो, जानकारी लो, एविडेंसेस को कलेक्ट करो। यही सारी बातें जो है हमें करनी है इन्वेस्टिगेशन में। तो सेक्शन 170 ऑनवर्ड्स जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो राइट नाउ, और उसके बाद फिर हम